नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जारी किए गए आगामी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के थीम की। बताएंगे कैसे CSIR के वैज्ञानिक संस्थान नीस्ट के तकनीकी हस्तक्षेप बदल रहे हैं पूर्वोत्तर का जनजीवन। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम। आगामी 28 फरवरी को वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान थीम के तहत मनाया जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 के आयोजन का काउंटडाउन शुरू। 21 से 24 जनवरी तक भोपाल में आयोजित होगा विज्ञान का महाकुंभ। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में बाल वैज्ञानिकों ने किया ध्यान आकर्षित। सम्मेलन में आयोजित बाल विज्ञान कांग्रेस में जुटे देश भर से छात्र, प्रदर्शित की रचनात्मक परियोजनाएं। और उत्तर पूर्व के जनजीवन को बदल रहे हैं CSIR नीस्ट के तकनीकी हस्तक्षेप। जोरहाट जिले में जैकवर्ड लूम वीविंग तकनीक और मॉडर्न पैटर्न ने महिलाओं को बनाया उद्यमी। और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आगामी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम का अनावरण किया। 28 फरवरी को महान भारतीय वैज्ञानिक CV रामन द्वारा की गई रामन प्रभाव की खोज की याद में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को इस बार वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान थीम दिया गया है। थीम अनावरण आयोजन पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारतीय विज्ञान के विकास में अहम योगदान देने वाले सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को अगर भारतीय वैश्विक वैज्ञानिक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत के इस महान वैज्ञानिक द्वारा की गई खोजों ने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया, जिनमें से एक महत्वपूर्ण खोज को रामन प्रभाव कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता सर CV रामन द्वारा अपनी इस खोज को 28 फरवरी 1928 को प्रदर्शित किया गया था और इसी उपलब्धि की यादगार के तौर पर हर साल 28 फरवरी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आगामी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 के लिए विषय वस्तु का अनावरण किया। इस वर्ष के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान थीम दिया गया है। इस मौके पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर AK सूद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर S चंद्रशेखर सहित विज्ञान से जुड़े विभागों के अन्य गणमान्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह थीम भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता पद संभालने के मौके से पूरी तरह मेल खाता है और भारत की उभरती वैश्विक भूमिका और स्वीकार्यता को दर्शाता है। India has already assumed a global visibility and a global role and a global relevance for the rest of the countries of the world. And therefore, we thought an appropriate theme for India and for the Science Day to be observed by India in the year 2023 would be Global Science for Global Well-being. India today is a part of a global world. The challenges are global, the priorities are global, the concerns are global, the benchmarks are global, and the redressal and the addressal of all these issues is also going to be global collaboration. कोरोना जैसी चुनौतियों ने एक बार फिर साबित किया कि अब चुनौतियां भी ग्लोबल हैं, जिनके समाधान भी वैश्विक सहयोग से ही मिल सकते हैं। हर देश में अपने साथ साथ वैश्विक स्थिति को नजर में रखते हुए काम करने की जरूरत को महसूस किया जा रहा है। इनमें भारत जैसे ज्ञान और प्रतिभा के भंडार वाले देशों की भूमिका अग्रणी है। भारत वैश्विक वैज्ञानिक परियोजनाओं में प्रमुख साझेदार के तौर पर शामिल है।
इस उद्देश्य को और ज्यादा मजबूत बनाने के लक्ष्य के साथ ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की गतिविधियों को आयोजित किया जाएगा। It's so nice to see that this Raman effect, which was really a curiosity. यह बहुत ही अनूठा है। रमन प्रभाव जो वास्तव में उस समय एक जिज्ञासा थी। सर रमन इस विचार से चकित थे कि क्रॉम्पटन प्रभाव अर्थात इलेक्ट्रॉनों के बिखरने की कोई और व्याख्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकाश का प्रकीर्णन समानांतर होना चाहिए। So he said there should be a parallel to the scattering of light. और सन 1922 से ही वो इसको हल करने में लगे थे। ये 1 या 2 दिन की खोज नहीं है, ये 6 साल की कड़ी मेहनत थी। 1 day or 2 day discovery that it was made. It was 6 years of very hard work. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर डीएसटी द्वारा देश भर के वैज्ञानिक संस्थानों, प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थानों में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने वाली और छात्रों, युवाओं, शोधकर्ताओं, नवाचारकों को प्रेरित करने वाली विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर साल 28 फरवरी को भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हमेशा 6 से 8 सप्ताह पहले इसके विषय की घोषणा करते हैं ताकि स्कूल, कॉलेज और संस्थान इस विषय की तैयारी कर सके। सभी गतिविधियां 28 फरवरी को आमतौर पर दिल्ली में एक बड़े व्याख्यान के साथ समाप्त हो जाएंगी। विज्ञान भवन देश के वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान एवं विकास कार्यों से जहां लगातार मानव जीवन में सुगमता आई है, वहीं अब समाज भी विज्ञान की अहमियत को पहचानने लगा है। लोग जागरूक हुए हैं। इसी जागरूकता और विज्ञान के प्रति जुड़ाव को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जैसे कार्यक्रम हर बार कुछ कदम और आगे बढ़ा देते हैं। विज्ञान के महाउत्सव भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। IISF का ये 8वां संस्करण इस बार मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में आयोजित किया जाएगा। 21 से 24 जनवरी 2023 तक आयोजित होने वाले इस विज्ञान समारोह में भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालयों और विभागों द्वारा भारतीय विज्ञान की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यक्रम का फॉलो अप दे रही है ज्ञान विज्ञान की यह रिपोर्ट। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इस बार 21 से 24 जनवरी तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में आयोजित होने वाले इस 4 दिवसीय महोत्सव को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से अमृत काल की तरफ बढ़ते कदम शीर्षक दिया गया है, जो इस बार भारत की G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता को बल देने वाला है। विज्ञान भारती द्वारा शुरू किए गए भारतीय विज्ञान की उपलब्धियों के इस जश्न के आयोजन की जिम्मेदारी इस बार भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग को दी गई है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सहित मंत्रालयों से जुड़े विभिन्न विभागों, देश के शैक्षणिक संस्थानों और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से इस आयोजन को संपन्न कराएगा। IISF 2022 में इस बार 15 गतिविधियों के सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग एक अलग आकर्षण होंगे। IISF 2022 के 4 दिवसीय आयोजन में 8000 प्रतिभागियों सहित 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुड़ने की उम्मीद की जा रही है। इस बार के आयोजन में विज्ञान से जुड़े 15 कार्यक्रम और गतिविधियां तय की गई हैं, जिनमें आर्टिसन टेक्नोलॉजी विलेज, वोकल फॉर लोकल, भारत सरकार द्वारा जमीनी स्तर से जुड़ी कला और कारीगरों के लिए शुरू की गई पहल से जुड़ा है। यह गतिविधि देश भर के कारीगरों, हस्तशिल्पियों और विलुप्त हो रही कलाओं को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगा। इसके अलावा फेस टू फेस विद न्यू फ्रंटियर्स इन साइंस, इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल, मेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन, नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूट मीट, न्यू एज टेक्नोलॉजीज शो IISF का आकर्षण बढ़ाने वाले कार्यक्रम होंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स IISF का एक अहम भाग है, जो वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रतिभा की पहचान बन चुका है।
हर साल स्कूली छात्रों द्वारा विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों का सामूहिक आयोजन कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए जाते हैं। इस बार पिछले 7 वर्षों में दर्ज किए गए विश्व कीर्तिमानों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। विश्व कीर्तिमान के साथ साथ साइंस थ्रू गेम्स एंड टॉयज गतिविधि भी IISF का मुख्य आकर्षण है, जिसमें नई पीढ़ी को रोचक तरीके से खेल और खिलौनों की मदद से विज्ञान को समझने का अवसर मिलता है। इसमें पारंपरिक खिलौनों और उनकी कला को भी एक मंच प्रदान किया जाता है। इनके साथ स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल कॉन्क्लेव, स्टूडेंट्स इनोवेशन फेस्टिवल, स्टूडेंट साइंस विलेज 2022 जैसी पारंपरिक गतिविधियां IISF 2022 का हिस्सा होंगी। साइंस लिटरेचर फेस्टिवल विज्ञानिका IISF का एक महत्वपूर्ण प्रयोग कहा जा सकता है, जिसमें विज्ञान और साहित्य का समावेश किया गया। इस कार्यक्रम में विज्ञान कविताओं का पाठ विज्ञान की रोचकता को बढ़ा देता है। इस बार यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएगी, जिसमें युवा वैज्ञानिकों को अपने विचार और अनुभव साझा करने का मौका मिलेगा। IISF का उद्देश्य वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, उद्यमियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और आम जन को विचारों के आदान प्रदान का एक मंच उपलब्ध कराना, वैदिक विज्ञान और प्राचीन भारतीय ज्ञान को वैश्विक पटल पर रखना है, ताकि हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रसार हो और नवाचार को बढ़ावा मिल सके। IISF 2022 भी अपने इन्हीं लक्ष्यों को और आगे बढ़ाएगा। हाल ही में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में आयोजित बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर से चुने गए बाल नवाचारकों ने भी हिस्सा लिया और अपनी परियोजनाओं को प्रदर्शित किया। इस मौके पर स्कूली छात्रों ने आज की चुनौतियों पर आधारित अपनी नवीन विचार लोगों के सामने रखे, जिनमें से कई नवीन विचारों को बेहतर गाइडेंस और सुविधाएं उपलब्ध कराकर आगामी समाधानों के रूप में विकसित किया जा सकता है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। 3 से 7 जनवरी 2023 तक नागपुर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में स्कूल स्तर के युवाओं की रचनात्मकता को उभारने और बच्चों के नवीन विचारों को प्रोत्साहित करने के मंच के रूप में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर आए स्कूली छात्रों ने अपनी परियोजनाओं को पटल पर रखा। छात्रों द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं ने वैज्ञानिकों से लेकर दर्शकों तक का ध्यान आकर्षित किया। इनमें से कई परियोजनाएं ऐसी थीं जिन्हें वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता से बड़े स्तर पर विकसित किया जा सकता है। इनमें बच्चों द्वारा पेश की गई स्मार्ट वाटर क्योरिंग फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन परियोजना शामिल है। बच्चों ने निर्माण के दौरान कंक्रीट दीवारों पर पानी की तरी में इस्तेमाल होने वाले पानी के कम से कम उपयोग की विधि तैयार की थी। हम समझते हैं कि बच्चों के विज्ञान कांग्रेस का प्राथमिक उद्देश्य औपचारिक और अनौपचारिक स्कूल प्रणाली दोनों से बच्चों को उनकी रचनात्मकता और विशेष रूप से विज्ञान का उपयोग करके सामाजिक समस्या को हल करने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध कराना है। इसने न केवल हमारे विज्ञान को देखने के तरीके को बदला है, बल्कि कई भारतीय बच्चों के दिमाग को भी प्रज्वलित किया है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर इस विशाल देश के उभरते नागरिक शामिल हैं। लेकिन इस आंदोलन का सबसे अच्छा हिस्सा वयस्कों की भागीदारी भी है, चाहे वह प्रेरक और मार्गदर्शक या आयोजक और सूत्रधार के रूप में हो। चुनी गई परियोजनाओं में स्कूली छात्र द्वारा तैयार सेंसर युक्त स्मार्ट हेलमेट ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। छात्र ने सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बाइक सवारों के लिए एक विशेष हेलमेट की परिकल्पना तैयार की, जो दुर्घटनाओं से बचा सकता है। इस बाल विज्ञान कांग्रेस की गतिविधियां जिला स्तर, राज्य स्तर पर होती है। कमेटी द्वारा इनका चयन राज्य स्तर से किया जाता है और वे यहाँ पहुँचते हैं। हम उनको प्रोत्साहित करते हैं और इनकी मदद करते हैं कि वे अपनी खोज को आगे कैसे बढ़ाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि विज्ञान को प्रयोगशाला से निकालकर जमीन पर लेके आना है। ये बच्चे कैसे इसमें मदद कर सकते हैं? विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग
इन बच्चों को आर्थिक मदद देकर उन्हें प्रोत्साहित करती है। As trying to give financial support to help the children to develop their own small projects. छात्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि जगाने और उनकी प्रतिभा को उजागर करने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की नींव डाली गई थी, जिसका एक संस्करण भारतीय विज्ञान कांग्रेस के साथ आयोजित किया गया। इसके तहत साल भर चलने वाली गतिविधियों में स्कूल स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर परियोजना प्रतियोगिताओं द्वारा बच्चों को एक मंच प्रदान किया जाता है, जिसमें वो विभिन्न छात्रों और विशेषज्ञों से मिलते हैं। इनमें से चुनी हुई परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्तर कांग्रेस में प्रदर्शित किया जाता है। असम के जोरहाट में स्थित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का उत्तर पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान अपने वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के माध्यम से स्थानीय समाज का उत्थान कर रहा है। संस्थान द्वारा तैयार जैकवर्ड लूम डिजाइन पैटर्न्स ने असम की पारंपरिक हथकरघा बुनाई को एक नया आयाम दिया है, जिससे हैंडलूम क्लस्टर का विकास होने के साथ महिला उद्यमियों की संख्या भी बढ़ी है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। असम का जोरहाट जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति के साथ साथ उससे जुड़े विशेष परिधानों के लिए भी अलग पहचान रखता है। सफेद कपड़े पर रंगीन धागों से बुनी गई कलाकृतियों से सजे गमछे पूर्वोत्तर के इन क्षेत्रों की दिनचर्या में शामिल हैं। जोरहाट के कई गांव पारंपरिक रूप से गमछे जैसे परिधानों की बुनाई करते आए हैं। पारंपरिक हथकरघों पर खासकर महिलाओं द्वारा बुनी जाने वाली इसी कला को CSIR उत्तर पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान जोरहाट ने एक नई गति दे दी है। अब यहाँ के बुनकर वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल कर हुनर को रोजगार में बदल रहे हैं। संस्थान ने भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से क्षेत्र की बुनाई कला को बढ़ावा दिया है। CSIR, when it started in 1942, it has a broad vision that we cannot ignore science, knowledge. CSIR जब 1942 में शुरू हुआ तो इसका व्यापक दृष्टिकोण था। हम विज्ञान, ज्ञान और समाज को उच्च स्तर पर फूलने और फलने की क्षमता की उपेक्षा नहीं कर सकते। उस समय भटनागर, मुदलियार और उन जैसे महान दूरदर्शी थे। वे एक ऐसा मंच बनाना चाहते थे जहां केवल कोई वैज्ञानिक गतिविधि ना हो, बल्कि वे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहते थे। और इस प्रक्रिया में कुछ प्रयोगशालाओं को जो पहले से ही स्थापित थी उन्हें CSIR में शामिल किया गया और स्वतंत्रता के बाद अन्य प्रयोगशालाओं को भी स्थापित किया गया। इनमें से कई प्रयोगशाला बहुत ही विशिष्ट हैं, जैसे NCL, NPL, NML अनुसंधान के एक विशेष क्षेत्र में काम कर रही है। लोगों ने यह भी महसूस किया कि हमें स्थानीय आबादी की समस्याओं को देखने की जरूरत है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए हैदराबाद, भुवनेश्वर, त्रिवेंद्रम, जम्मू में RRL की तरह क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं की एक श्रृंखला स्थापित की गई और इसी तरह 1961 में RRL जोरहाट की स्थापना की गई। RRL Jorhat, which was established with pioneering efforts by some of the leaders in 1961. CSIR नीस्ट के वैज्ञानिकों ने हथकरघा बुनाई से जुड़ी समस्या को समझते हुए स्थानीय NGO के सहयोग से जोरहाट जिले के बुनकरों को जैकवार्ड लूम बुनाई का प्रशिक्षण दिया और उनकी कला को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर द्वारा डिजाइन पंचिंग कार्ड्स उपलब्ध कराए। जैकवार्ड लूम जटिल डिजाइनिंग के कपड़े बुनने के लिए विकसित किया गया एक सिस्टम है, जिसमें अब कंप्यूटर द्वारा डिजाइन पंचिंग कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। करघा इन पंचिंग कार्ड में बने डिजाइन पैटर्न्स के अनुसार स्वतः नियंत्रित होता है और इस तरह बुनाई की रफ्तार बढ़ जाती है। इन पंचिंग पैटर्न्स की मदद से बुनकर अब पारंपरिक डिजाइनों के साथ साथ मॉडर्न डिजाइनों का भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं।
When we have done some extensive survey there, and we came to know that their women has this capability of making this beautiful handloom. हमने वहाँ एक सर्वेक्षण किया और हमें पता चला कि वहाँ की महिलाओं में हस्तशिल्प में महारत हासिल है, मुख्य तौर पर बुनाई में। Bring them a good commercial. लेकिन वे अपनी पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करती थी। यह तकनीक उन्हें अधिक मुनाफा नहीं दे पा रही थी। तब हमने डीएसटी को सुझाव दिया कि हम इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं और हम उन्हें एक बढ़िया बिजनेस मॉडल दे सकते हैं। इससे उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके, जिससे उनका मुनाफा भी बढ़ सकता है। यह एक व्यावसायिक मॉडल हो सकता है। तब हमने डीएसटी की मदद से यह तकनीक लागू की। And then DST agreed, that council agreed. Then they give us the next phase of sanction, and they asked us that you should go for both soft intervention and hard intervention. संस्थान द्वारा अब तक बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिला बुनकरों को प्रशिक्षित कर उनके पारंपरिक हथकरघों को जैक्वार्ड सिस्टम द्वारा अपडेट किया जा चुका है। यही नहीं, नीस्ट की कोशिशों से क्षेत्र में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी स्थापित किया गया है, जो बुनकरों को प्रोत्साहित करने और आर्थिक मदद के लिए नाबार्ड योजना के तहत उन्हें बैंकों से लोन दिलवाने का प्रबंध करता है। सहयोगी एनजीओ घर घर जाकर बुनकरों को सूत और दूसरा कच्चा माल भी उपलब्ध कराते हैं। मैं ये वीविंग का काम में आज से 15 साल से के आगे में करती रही हूँ। इसके लिए मैं स्नेहपत के अधीन में 3 मंथ्स का एक ट्रेनिंग लिया था। उसके बाद में ट्रेनिंग के पहले मेरे 1 हाल थे और ट्रेनिंग के बाद में 4 हाल लेकर यहाँ में वीविंग का काम शुरू किया था। विज्ञान, तकनीक और सामुदायिक जुड़ाव के इस प्रयोग ने विशेष तौर पर हथकरघा से जुड़ी महिला बुनकरों को उद्यमी बनाने का काम किया है। उत्पादन बढ़ने से यहाँ के बुनकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने उत्पाद भेज पा रहे हैं। इससे स्थानीय कला को नई पहचान मिलने के साथ साथ आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आया है। और आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स यानी स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। आयुर्वेद प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में से एक है जिसमें रोगों को दूर करने की असीम क्षमता पाई जाती है, लेकिन देखा गया है कि आयुर्वेद से जुड़े विशाल समुदाय की अनुसंधान क्षमता का उपयोग अभी तक नहीं किया जा सका है। स्मार्ट कार्यक्रम का आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान पर काफी प्रभाव पड़ेगा और इस पद्धति का कायाकल्प किया जा सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम के तहत ऑस्टियोआर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, सामान्य चिंता विकार, गैर अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग जैसे क्षेत्रों में अभिनव अनुसंधान विचारों की पहचान कर शोध में सहायता करने और उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी सांख्यिकीय पद्धति विकसित की है जो सतह के नीचे शैल संरचना के आकलन के साथ साथ पेट्रोलियम तथा हाइड्रोकार्बन भंडार का पता लगाने में सक्षम है। ऊपरी असम बेसिन में स्थित टिपम फॉर्मेशन में शैलीय वितरण और हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में इस पद्धति को प्रभावी पाया गया है। इस पद्धति से शोधकर्ताओं को 2.3 किलोमीटर की गहराई वाले क्षेत्रों में शैलों के वितरण और हाइड्रोकार्बन संतृप्ति क्षेत्रों से संबंधित सटीक जानकारी प्राप्त करने में सफलता मिली है।
भूमिगत शैल संरचनाओं के लक्षणों का पता लगाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। पृथ्वी की सतह के नीचे की संरचना को समझने के लिए भूकंपीय सर्वेक्षण विधियों और कुओं के लॉग डेटा का उपयोग किया जाता है। भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित नई पद्धति से अब पेट्रोलियम भंडारों का आकलन करने में आसानी होगी। ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।